हेलो प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात की थी, बीए द्वितीय वर्ष में जो प्रश्न पत्र आपके चलते हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में, जो पेपर्स आपके चलते हैं उनके बारे में पढ़ने पिछली क्लास में बात की थी और उनका थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि भाई इस पेपर में क्या पढ़ना है। तो जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का सिमिलर पेपर आपके बीए सेकेंड ईयर में दिया गया, भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें जो विषय वस्तु है उसके ऊपर चर्चा की थी हमने। और दूसरा जो पेपर, फर्स्ट पेपर आपके विश्व के प्रमुख संविधान, प्रमुख राज व्यवस्थाएं, इसकी विषय वस्तु के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो विश्व के प्रमुख राज व्यवस्था वाला पेपर हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना। इसमें सबसे पहले जो अपने दो लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं वो है इस पेपर के बारे में इंट्रोडक्शन, अर्थात ये पेपर है क्या। इसमें कई प्रश्न खड़े किए थे हमने कि साहब हम इंग्लैंड का संविधान क्यों पढ़ें, हम अमेरिका का संविधान क्यों पढ़ें, हम स्विट्जरलैंड कौन सा हमें जाके रहना है जो वहाँ का संविधान पढ़ें। इन सब प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दे करके सेटिस्फाई करने का प्रयास किया था। तो आई थिंक आप लोग सेटिस्फाई हुए होंगे मेरे जवाबों से। आज अपन विधिवत रूप से प्रारंभ करते हैं ब्रिटेन का संविधान का अध्ययन करना। विद्यार्थियों, ब्रिटेन के संविधान के अध्ययन का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारतीय विद्यार्थियों के लिए ये अति महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए, आधुनिक युग में संविधानवाद के विकास में ब्रिटेन के संविधान का सर्वाधिक योगदान रहा है। ब्रिटिश संविधान सने सने विकसित हुआ है तथा उसका कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है। ये देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ब्रिटेन का ये संविधान धीरे धीरे विकसित हुआ है, इसका कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है। अर्थात जैसे भारत का संविधान 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इनमें बन के तैयार हुआ एक संविधान सभा के द्वारा, एक निश्चित पुस्तक है भारत के संविधान की। ऐसा तथ्य ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में नहीं है। तो आप ये मान के चलिए, ये आप सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान भारत के संविधान की तरह किसी एक निश्चित समय या किसी एक संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया, वरन ये सैन्य शताब्दियों के विकास का परिणाम है। ब्रिटिश संविधान में कतिपय नियम, प्रावधान व परंपराएं विद्यमान है जिन्हें वहां की जनता सरकार बनाने के आधार के रूप में स्वीकार करती है। इस प्रकार ब्रिटेन के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में राजनीतिक परंपराओं का विकास निरंतर संवैधानिक व्यवस्था की दिशा में हुआ है, अतः वह आधुनिक संविधानवाद का नेतृत्व करता है। जेनिंग, डब्ल्यू.सी. मुनरो, लॉर्ड ब्राइस, फाइनर, जिंक जैसे संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि संविधान वह आधार होता है जिस पर किसी देश की सरकार बनती है तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता है, तथा इन अर्थों में ब्रिटेन का संविधान विद्यमान है। वैसे भी जिन देशों में लिखित संविधान होते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, वहां भी संविधान को मात्र लिखित दस्तावेज के आधार पर नहीं समझा जा सकता। उस संक्षिप्त लिखित संविधान को समझने के लिए उन सब विचार विमर्श संबंधी प्रक्रियाओं को भी समझना होगा जो समय समय पर संविधान के संदर्भ में अमेरिकी कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय में हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान ना तो पूर्णतया लिखित होता है और ना ही पूर्णतया अलिखित। एक बार लिपिबद्ध हो जाने के पश्चात भी संविधान समय व घटना चक्र के अनुसार विकसित होता रहता है। संविधान को परिवर्तित समय के अनुकूल बनाने के लिए रूढ़ियों व प्रथाओं का विकास होता है। यह तथ्य लिखित संविधानों के लिए भी उतना ही सत्य है जितना अलिखित संविधानों के लिए। यदि हम अमेरिका के संविधान के प्रलेख मात्र को पढ़े तो हमें वहां के विधायी प्रक्रिया, प्रशासन, न्यायालयों की संघीय व्यवस्था, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें तथा दलीय संगठन व व्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल नहीं होगी। अतः लिखित संविधान में रूढ़ियों, परंपराओं का अंश कम होता है और लिखित अंश अधिक होता है, तथा अलिखित संविधान में परंपराओं व रूढ़ियों का मात्रा अधिक होती है जो वह लिखित संविधान में कम। ब्रिटिश संविधान की संपूर्ण मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली रूढ़ियों पर आधारित है, जबकि इसके लिखित अंश ऐतिहासिक दस्तावेजों
संविधियों, सामान्य विधि के नियमों, न्यायिक प्रक्रियाओं में निहित है। अब देखिए, ये एक मतलब एक समझने वाली बात है कि ब्रिटेन का संविधान किसी एक निश्चित समय में एक निश्चित संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया, वरन वह वहां शताब्दियों के विकास का परिणाम है। और देखिए, इसमें लेखकों ने साफ बताया है, संविधान विशेषज्ञों ने, कि संविधान का लिखित होना कोई आवश्यक नहीं है, संविधान होना आवश्यक है। और इसके पहला जो बात अपन ने की, संविधानवाद का जो युग आया उसका प्रणेता ब्रिटेन है। तो संविधान का लिखित होना कोई गारंटी नहीं है, कोई शर्त नहीं है संविधान की, संविधान है कि नहीं है, कहाँ है संविधान, दिखाओ, ये कोई बात नहीं होती। संविधान है, संविधान में परंपराएं होती है, रूढ़ियां होती हैं, वहां की प्रक्रिया के नियम होते हैं, सब चीजें मिला करके संविधान बनता है। और संविधान गतिशील होता है। जैसे अमेरिका के अंतर्गत लिखित संविधान है, भारत में लिखित संविधान है, तो यहाँ के गारंटी मिल गई क्या लोगों को स्वतंत्रता की, लोकतंत्र की? नहीं। अलिखित है, वहां भी गारंटी नहीं है। ये लोगों के अंडरस्टैंडिंग पे होता है डिपेंड। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि जैसे कि भारत में साहब लिखित संविधान है, आप दावा करो जी हमारे पास लिखित संविधान है, दिखाने के लिए हम असली संविधानवादी देश। तो आपने लिखित संविधान में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई, व्यक्ति की गरिमा मानी, आपने व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानी है, रोजगार का अधिकार माना है लोगों को, रहन सहन खान पान का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दी है लोगों को, धर्म संस्कृति की स्वतंत्रता दी है। तो क्या व्यवहार में आपसे कोई प्रश्न करे, क्या व्यवहार में आपने भारत की तमाम जनता को ये चीजें दे दी? व्यवहार में साक्षात हो गई है, व्यवहार में प्रस्फुटित हो गई है? तो उत्तर मिलेगा आधा हाँ आधा ना। हम कोशिश कर रहे हैं, आई विल बी ट्राई, ताकि सबको अभिव्यक्ति मिले, सबको रोजगार मिले, सबको हर तरह की स्वतंत्रता मिले। आज पूरी जनता तक ये चीज नहीं पहुंच पाई है और कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकारों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है सबको ये सब चीजें देने का। अब देखिए, आज का जो अपना कॉन्टेक्स्ट है वो ब्रिटेन का संविधान है। विषय को भ्रमित ना होकर के थोड़ा सा इसको कंट्रोल करके रखेंगे अपन। तो ब्रिटेन के संविधान के बारे में आप मोटी मोटी बात ये समझ लीजिए कि वहां संविधान नाम की कोई चीज नहीं है, आप भारतीयों के अर्थ में। क्योंकि भारत में अगर आप मानते हो कि भारत में संविधान है, भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया है। मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे। तो ऐसी सब चीजें हम इंग्लैंड में ढूंढोगे तो वहां तो नहीं है, आपके हिसाब से संविधान नहीं है। लेकिन जो दुनिया के जाने माने संविधान विशेषज्ञ हुए हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि संविधान का लिखित होना कोई आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ब्रिटेन में संविधान है। अब देखिए, आप ब्रिटेन का संविधान समझने के लिए थोड़ा सा ब्रिटेन का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और ब्रिटेन में संविधान का निर्माण तभी से प्रारंभ है जब से कि वहां का लिखित इतिहास हमें उपलब्ध होता है, 5वीं शताब्दी से। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि इंग्लैंड का संविधान पूरा ही अलिखित है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। पूरा लिखित है ऐसा भी नहीं है, अलिखित भी है, लिखित भी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम, कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया के नियम, कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं वहां लिखित है। कुछ बातें महत्वपूर्ण, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें वहां पे परंपराओं पर कन्वेंशन, जो कि एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे इस संविधान के अंतर्गत। अभी समय परंपराएं, ब्रिटेन में परंपराओं का बड़ा महत्व है। और किसी भी संसदीय लोकतंत्र में आप देख लीजिए, परंपराओं का बड़ा महत्व। आपके हिंदुस्तान में भी चाहे आपने लिखित संविधान अडॉप्ट किया हो, लेकिन यहाँ भी जो संसदीय प्रक्रिया है उसके सारी प्रक्रियाओं के नियम नहीं बने हुए, बहुत सी चीजें परंपराओं पे है। जैसे कि भारत की संसद में पीएसी, लोक लेखा समिति, उसका चेयरपर्सन विपक्ष का सदस्य बनता है, विपक्ष का सांसद बनता है। तो ये परंपराएं हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ब्रिटेन के संविधान की महत्वपूर्ण बातें लिखित भी है और अलिखित भी है। अब आज अपन देखेंगे थोड़ा सा ब्रिटिश संविधान का ऐतिहासिक विकास व इसके मूल तत्व। इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ व इसके मूल तत्व कौन कौन से हैं। विकसित संविधान होते हुए ब्रिटिश संविधान के विकास में ऐतिहासिक घोषणा पत्रों व
दस्तावेजों का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब निर्मित नहीं है, विकसित है। विकसित का मतलब सब कालांतर से चला रहा, विकसित है। लेकिन फिर भी इसमें एक महत्वपूर्ण कुछ दस्तावेज है जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है। जैसे पहला है मेग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र 1215। मेग्ना कार्टा को ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में प्रथम प्रमुख सीमा चिन्ह माना जाता है। यद्यपि इसका लोकतंत्रीकरण से कोई संबंध नहीं था, यह तत्कालीन शासक जॉन और ब्रिटिश सामंतों के बीच एक समझौता था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के राजा ने सामंतों को के अधिकार उन्हें पुनः प्रदान किए थे। इसका ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा निरंकुश राजतंत्र को मर्यादित राजतंत्र में बदला गया। 1215 मेग्ना कार्टा महान अधिकार पत्र, या यूं कहें कि मेग्ना कार्टा 1215। मतलब ब्रिटेन का जो राजा था जॉन और वहाँ के जो सामंत थे उच्च कुल वाले, उनके बीच में एक कॉम्पैक्ट होता है कि भाई कुछ बातें ऐसी है जिनके ऊपर राजा को इन सामंतों से परामर्श लेना अनिवार्य होगा। एक छोटी सी व्यवस्था हुई और वो व्यवस्था एक चिंगारी के रूप में वहाँ का जो असीमित और निरंकुश राजतंत्र था उसके ऊपर हल्का सा मतलब एक तरह का अंकुश लगाने का प्रयास किया, अंकुश लगाने की शुरुआत हुई, या यूं कहें कि आप उस राजतंत्रीय साम्राज्य के अंतर्गत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का बीज बो दिया गया। दूसरा है अधिकारों का याचना पत्र 1628। चार्ल्स प्रथम के शासन में आने के पश्चात अपने अधिकारों का मनमाना प्रयोग प्रारंभ किया। ऐसी स्थिति में उसका सामंतों की सभा में से झगड़ा हुआ, जिसके पश्चात सामंतों की सभा जो कालांतर में संसद के रूप में विकसित हुई, अधिकार याचना पत्र पर राजा के हस्ताक्षर करवाने में सफल हुई, जिससे राजा की शक्तियों पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध और लगे। तीसरा है 1686 की गौरवपूर्ण क्रांति तथा 1689 का अधिकार पत्र। अधिकार याचना पत्र पर हस्ताक्षर के पश्चात चार्ल्स प्रथम का तानाशाही रवैया नहीं बदला तो संसदीय नेताओं ने निरंकुश राजा का विरोध किया। 1642 से 45 तक गृह युद्ध के बाद सम्राट चार्ल्स प्रथम को 1648 में मृत्यु दंड दिया गया तथा 1649 में राजतंत्र व लॉर्ड सभा को भंग कर ब्रिटेन में गणतंत्र की स्थापना की गई। किंतु 1658 में पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। 1685 में चार्ल्स द्वितीय के बाद जब जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा तो उसने फिर निरंकुश तरीके अपनाने शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप संसदीय नेताओं ने ऑरेंज के राजकुमार विलियम को ब्रिटेन पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया, किंतु भयभीत जेम्स द्वितीय बिना रक्तपात के गद्दी छोड़ के भाग गया। इसे ब्रिटिश इतिहास में गौरवपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात सम्मिलित शासक विलियम तथा मेरी के साथ संसद ने एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। इस अधिकार पत्र के द्वारा ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी जिसे कहते हैं। राजा संसद की स्वीकृति के बगैर कोई कर नहीं लगा सकता, यह व्यवस्था स्थापित हो गई इस अधिकार पत्र के द्वारा कि राजा संसद की स्वीकृति के बिना किसी तरह का कोई कर जनता के ऊपर नहीं लगा सकता। संसद का अधिवेशन नियमित रूप से आमंत्रित करना आवश्यक था तथा व्यक्तियों की निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान में ऐतिहासिक विकास के साथ अन्य तत्व जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा वो निम्न अनुसार और भी लिख सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आप ये मेग्ना कार्टा अधिकारों का याचना पत्र तथा 1686 की क्रांति व 1689 का अधिकार पत्र, ये तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है ब्रिटेन के संविधान में। इनको आप हमेशा याद रखिए, ये बड़े काम की चीज है। देखिए दूसरा जो ब्रिटेन के संविधान को समझने का जो सोर्स अपने पास जो स्रोत है, भाई आप अगर भारत का संविधान देखोगे तो भारत में तो संविधान की किताब है पूरी,
संविधान सभा के द्वारा पारित एक संविधान है जिसकी प्रस्तावना है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यहां से शुरू होती है। तो ऐसी किताब आप इंग्लैंड में ढूंढने का प्रयास करोगे, आपको नहीं मिलेगी। इंग्लैंड के संविधान को पढ़ने के लिए आपको इंग्लैंड का इतिहास खंगालना पड़ेगा, और उस इतिहास खंगालने का ही परिणाम है कि आपने मेघना कार्टा पढ़ा 1215 का, आपने अधिकार याचना पत्र 1688, आपने अधिकार पत्र 1689, ये सब चीजें आपने अध्ययन की। तब जाके आपको थोड़ा बहुत आपको महसूस हुआ होगा कि अधिकार याचना पत्र 1628 जो था उस राजा की निरंकुशता पे थोड़ा सा प्रतिबंध था, और 1689 वाला जो था वो संसद की सर्वोच्चता स्थापित करता है। मतलब राजा के लिए ये पाबंदी हो गई, राजा के लिए ये मैंडेटरी हो गया, ये अनिवार्य हो गया कि वो पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगा सकता। जबकि राजतंत्रीय निरंकुश शासन के अंतर्गत क्या होता था, राजा अपने ऐशो आराम के लिए जनता पे अनाप शनाप कर लगाता रहता था। तो वो व्यवस्था खत्म कर दी गई और एक पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की स्थापना हुई। तो देखिए ब्रिटेन की जो यात्रा जो निरंकुश राजतंत्र से शुरू हुई थी वो संसद की प्रतिबद्धता तक पहुंच गई 1689 में। धीरे धीरे सेने विकास होते होते निरंकुश राजतंत्र ने अपने आप को, राजा ने अपने आप को समर्पित कर दिया पार्लियामेंट के आगे कि पार्लियामेंट आप लोगों की सहमति होगी तब ही मैं कोई कर लगाऊंगा, मैं मेरी मर्जी से मेरे ऐशो आराम के लिए जनता पे किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार ये ब्रिटेन में के संविधान के स्रोत के रूप में आपको कुछ तथ्य मैंने बताए हैं। थैंक यू वेरी मच।